हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा बीएससी नर्सिंग। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 2024-25 सेशन के लिए तो वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। महामैराथन क्लास होने वाली है दोस्तों, और आप देखेंगे इस क्लास के बाद ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में डायरेक्ट से पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। आप 6 मिनट 7 मिनट देखते हो दोस्तों, फिर इस क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाता। टाइम दे करके देखें, फिर पेपर दे के आए, उसके बाद रिस्पांस बताएं क्या कुछ रिस्पांस रहता है। काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहने वाली है, और ख़ास तौर से उनके लिए जो लोग सीनेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपी से बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी देखो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले आप लोगों को बता दूं, जो ये क्वेश्चन का पीडीएफ दिख रहा है, मतलब जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फटाफट से ज्वाइन करें या कमेंट बॉक्स ओपन करें, उधर पे दे रखा है, तो ज्वाइन कर ले, वहीं से ये पीडीएफ मिल जाएगा। और रही बात, कम टाइम बचा हुआ है आपके पास, तो 7 से 10 दिन इतने में अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए नोट्स ये परचेज कर सकते हो। मैंने नोट्स क्रिएट किया हुआ जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। आप इसको परचेज कर सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए गए। साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, और एमसीक्यूज टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, इतनी चीज़ें आपको दी गई है। और ये जो सब कुछ मिलेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 199 में मिलेगा, ठीक है। पहले इसका प्राइस 499 था, लेकिन एग्ज़ाम बेहद करीब है और हर उस ज़रूरतमंद तक ये नोट्स पहुंचनी चाहिए जिसके पास अभी पैसे की दिक्कत है, क्योंकि फॉर्म वगैरह फिलअप किए स्टूडेंट्स 3000 रुपये, 3200 उधर चले गए, तो इसलिए छोटा सा अमाउंट एक रखा हुआ है। दोस्तों फ्री में कर देते आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसमें मेरी मेहनत लगी हुई है, और दोस्तों मुझे उसी मेहनत का पैसा चाहिए, बाकी प्रॉफिट आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये 199 है प्राइस, तो परचेज कर सकते हो। कैसे करोगे वो बता देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9517193475। इस पर सिंपल में एसएमएस कर देना यूपी बीएससी नर्सिंग नोट्स लिख करके। स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा टीम के द्वारा, आप तुरंत पेमेंट करेंगे, उसके बाद पेमेंट के जस्ट बाद ही आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर एक ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा, ग्रुप का लिंक भी भेजा जाएगा आप तक, उसके बाद क्लासेज की नोटिफिकेशन उसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। फटाफट से मेरे साथ में रिप्लाई दे सभी लोग। जी हाँ, गुड इवनिंग सभी को। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। आपको बताना है, तो देखिए सबसे पहली चीज़, फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ पूछा गया है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होता है, पहले तो वो चीज़ आप समझ ले, वो होता है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। लेकिन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर का पूछा जाए ज़रूरी नहीं। यहाँ पर सी ऑप्शन पर क्लिक करिए, ठीक आंसर होगा। लेकिन इसके साथ में पेन और पेपर अभी से लेके बैठिए, कुछ चीज़ें जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको नोट डाउन करिए, वो पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। फर्स्ट ऑर्डर का मैंने बताया। जीरो ऑर्डर का क्या होता है, जब जीरो ऑर्डर की बात आएगी तो आप बोलेंगे मोल पर लीटर सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम में ऐसा भी लिखा आ सकता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का बता दो फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है। अगर पूछ ले सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का बता दो तो बोलेंगे आप लीटर पर मीटर सेकंड, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ इधर का। उसके बाद थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अगर पूछ लिया जाए तुमसे, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पूछ लिया जाए, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये कुछ दोस्तों हो जाता है, तो आप सभी को याद रखेंगे, कोई सा भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कह रहे हैं कि एक मिनट, कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है।
नॉट करेक्ट, मतलब सही नहीं है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इज मोल पर लीटर सेकेंड, ये बता रहे हैं। अच्छा जी, चलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का भी मैंने बताया, ये सही यूनिट दी हुई है मोल पर लीटर। यहाँ टाइम नहीं सेकंड होगा, कोई बात नहीं, चलो टाइम भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऑप्शन मेरा ठीक है। उसके बाद है वेलोसिटी कांस्टेंट एंड यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी आर द सेम। इस कंडीशन में दोस्तों ये भी बराबर रहती है, ये भी बात सही है। और जैसे भी बार बार एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, रेट कांस्टेंट आखिर में होता क्या है, तो देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को क्या बोल देते हैं हम लोग, बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट भी ठीक है मेरा, बी ऑप्शन भी ठीक है। अगर सी ऑप्शन की बात करूँ, बता रहे हैं कि हाफ लाइफ जो होती है, हाफ लाइफ पीरियड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल। तो दोस्तों यही पॉइंट गलत है। इसका जो होगा सही ऑप्शन, मतलब सही आंसर होता अगर कुछ इस तरीके में दिया होता, टी हाफ बराबर 0.693, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्धायुकाल जिसको कि हाफ लाइफ पीरियड बोलते हो, वो कुछ ऐसा होता है, टी हाफ बराबर 0.693/K। यही क्वेश्चन 8 हम लोगों का गलत दिया गया है, ये सी वाला। और डी जो दी है द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इज x/t, ये भी दोस्तों ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ से सही करें, आगे बढ़े। कह रहे निम्न में से कौन सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, और रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिए दोस्तों, हमेशा से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसको कर लिया तो 1 नंबर पक्के है दोस्तों। और जहाँ से 1 नंबर आपका बन रहा उसको जाने मत दीजिए, अगर वो जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर उसके बाद है कॉपर, जिंक, आयरन, एशियन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, AgAuCu, AgAuPt। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है, इसको याद रखेंगे। अब इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस हाइड्रोजन को ध्यान में रख लेना। क्या बोला सर ने? बोला इस हाइड्रोजन को ध्यान में रख लेना, इसके राइट साइड में जितने चीज़ें हैं उनको याद कर लो, Cu, AgAuPt, ठीक है। ये लोग इधर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। अब चलो तुम इसका रिप्लाई कर दो, अगर वो बात समझ में आ गई तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कौन नहीं कर सकता है, वो चीज़ बतानी है। तो देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही होता है, बताइएगा आप लोग फटाफट से। तो जो दिख रहा होगा Ag जो है, ये आप चले जाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, बिल्कुल नीचे है। अभी मैंने बताया ये अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, अपने से ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो रिएक्शन नहीं होगी। डी ऑप्शन ठीक आंसर है। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से रिएक्टिविटी सीरीज पे है दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ पर आपको कुछ बताऊँ उसके पहले ये आंसर बताता हूँ। यहाँ Cu नहीं है, Cu भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में आया हुआ था वो Ag यहाँ पर मेंशन था, और यही ऑप्शन ठीक है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बता दो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को हमेशा आता है, तो एक मैं बताऊंगा, बाकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। हालांकि मैं वही क्वेश्चन कराऊँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते, बहुत टफ करने की ज़रूरत नहीं है। KMnO4 में KMnO4 इसमें हमको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। कैसे बताते हैं वो देख लेते हैं, निकालिएगा मेरे साथ में। तो चलिए, पोटेशियम का 1 होता है, 1 रखा हमने। उसके बाद Mn का हमसे पूछा जा रहा है,
पोटेशियम का 1 होता है, 1 रखा मैंने, Mn का पूछा जा रहा है तो x करते हैं। 4 बार ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का -2 होता है, ये भी पता है मुझे। सबके बराबर में 0 कर देते हैं। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा 1 + x, ये हो जाएगा -8 बराबर 0। बात समझ में आई। यहाँ पे हो जाएगा अभी -7, सॉल्व कर लोगे x -7 आएगा, जो कि बराबर में जा कर के x बराबर 7 हो जाएगा। मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, +7 डी ऑप्शन में है, ठीक आंसर है। अब पूछा गया है H2O2 में O की ऑक्सीकरण संख्या बता दो। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। चलिए H2O2 का पूछा जा रहा है, जिसमें O ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बिना कुछ सोचे समझे पेन चलाइए। 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिखिए, यहाँ 1 होता है हाइड्रोजन का, सभी को पता होगा। फिर 2 लिखिए, ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है तो x कर दीजिए, बराबर में 0 कर दीजिए। 2 हो गया, इसको करेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी 2x बराबर करें तो ये +2 है तो इधर जाएगा -2 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालें हम तो -1 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, x बराबर -1 आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। कोहरा किस प्रकार का कोलाइड निकाय है? व्हाट टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज फॉग? कह रहे गैस, द्रव में गैस का, गैस में द्रव का, द्रव में द्रव का, गैस में ठोस का। ये चीज़ें समझ नहीं आती, ठोस द्रव। चलिए, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, ये चीज़ बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ कोलाइड बोलते हैं किसको है? जब एक मिश्रण जिसमें एक पदार्थ है ना, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, अगर उसमें कोई दूसरा भी वो मैटर आता है, वो समान रूप से उसमें क्या हुआ, वितरित हो जाता है, कुछ कंट्रीब्यूट कर लेता है वो, इसको हम क्या बोल देते हैं? कोलाइड बोल देते हैं। अगर ये डेफिनेशन कठिन लगी, आपको समझ नहीं आई जो मैंने अभी बताया, तो ये याद कर लेना कि कोलाइड जो होते हैं, 1 मिनट, ये याद कर लेना कि कोलाइड जो हमारे होते हैं उनका साइज कुछ इस तरीके में होता है, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक, ठीक है। ये कोलाइड का साइज होता है। और दूसरी चीज़, अगर मीटर में कभी तुमसे पूछ लिया जाए तो बता देना 10⁻⁹ टू 10⁻�6 मीटर, ये कोलाइड की साइज होती है। और जो दोस्तों हमसे पूछा गया फॉग के केस में, तो फॉग में क्या होता है वो बताइए आप लोग, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो बोलेंगे आप लोग, गैस होता है पहले से, उसमें लिक्विड आकर के मिल जाती है, ठीक है, गैस में लिक्विड मिलती है, उसको बोल देते हैं। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, लिक्विड इन गैस। लिक्विड रहती है, उसमें गैस और लिक्विड का जो बन जाता है होमोजेनियस मिक्सचर, वो उस टाइप का कोलाइड हो जाता है। बी ऑप्शन ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं की दर साधारणतः निम्न में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? अभिकारकों की सांद्रता, ताप, प्रकाश की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति। कह द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज जनरली नॉट अफेक्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, हीट, प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये चीज़ बतानी है आपको। तो देखो, जो कंसंट्रेशन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा होता है, वो इज नॉट अफेक्टेड की बात कर रहे हैं। तो देखो, कंसंट्रेशन अगर मैं बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो इससे तो प्रभाव पड़ने वाला है। कहाँ गया? ठीक है, इससे तो प्रभाव पड़ने वाला है। अगर मैं हीट देता हूँ तब भी रिएक्टेंस जो है जल्दी में कन्वर्ट हो सकते हैं, किसमें? जाकर के आपके प्रोडक्ट्स में, ये भी इफ़ेक्ट करेगा। अगर मैं कैटालिस्ट की बात करूँ, कैटालिस्ट जो होते हैं ये भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन ये मतलब इनका कोई रोल नहीं होता उसमें, सिर्फ एक सहयोगी के रूप में रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ लाइट से लेना देना नहीं है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाकी सबसे इफेक्ट करेगा केमिकल रिएक्शन में। पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट अथवा कम कर देता है क्या कहलाता है? द सबस्टेंस व्हिच डिस्ट्रॉयज और रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट इज कॉल्ड? नेगेटिव कैटालिस्ट, इनहिबिटर, इनहेंसर, कैटालिटिक पॉइजन, क्या बोलते हैं वो चीज़ आपको बतानी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताऊँगा। अभी ऊपर कैटालिस्ट वर्ड आया था,
यहाँ भी आया है। तो पहले ये चीज़ समझ लेते फिर आगे बढ़ते हैं। कैटालिस्ट देखो क्या होते हैं, जो रासायनिक अपक्रिया को ना तेज करता है, लेकिन ये रासायनिक अपक्रिया में ना खुद से पार्टिसिपेट नहीं करते, खुद भाग नहीं लेते हैं। और हिंदी में बोले कैटालिस्ट को तो हम लोग उत्प्रेरक कह देते हैं। हिंदी वाले भी है साथ में, वो भी देखते रहे। इसको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक पता होगा तुमको क्या होगा, भी मैंने बताया है। और जो देखो ऋणात्मक है, ये निगेटिव कैटालिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। जो इनहिबिटर है, जिसको संदमक कह रहे हो, ये क्या करते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट डिक्रीजेस द ब्लॉकिंग द रिएक्शन। ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे या फिर उसको ब्लॉक ही कर देंगे, वो होता है इनहिबिटर। इन्हेंसर की अगर मैं बात कर लूँ, जो इन्हेंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये रासायनिक अभिक्रिया को तेज करते हैं। उत्प्रेरक विष की बात कर लो, जिसको कैटालिटिक पॉइजन कहते हैं। ये क्या होता है, सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कैटालिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और यही चीज़ सही भी हो जाएगी, कैटालिटिक पॉइजन हम बोल देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। नाइट्रोजन द्विपरमाणु है, निम्न में से सफ़ेद फास्फोरस अणु कौन सा है। तो सबको पता होगा, वाइट फास्फोरस को हम लोग P4 से जनरली डिनोट करते हैं। बी ऑप्शन ठीक आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज देयर ऑन द ऑक्सीजन एटम इन द ओजोन मॉलिक्यूल। हमसे O3 में पूछा जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलिए दोस्तों बताइएगा, ओजोन मॉलिक्यूल में O3 का हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा, हम उसको देख लेते। पहले हमें O3 का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। 3 O लिख लेना, और एक O जो होता है वो डबल बॉन्ड से हो जाता है और एक O सिंगल बॉन्ड से हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दर्शा दो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और एक जो होता है ना दोस्तों, एक इधर का ये शेयरिंग लिया हुआ है, एक इधर से, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, ठीक है। अब इधर पे दर्शा दो कितने बच्चे, 1 2 3 4। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और बच गए इधर, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी पूरा हो गया। रही बात 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे, 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए और ऊपर 2 बच गए, ये आपके लोन पेयर हो जाते हैं। और जो एक लोन पेयर होता है वह एक बॉन्ड के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है क्या। अब देखो, पहले सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो आना चाहिए आपको। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, ओके। और मैंने बोला 1 लोन पेयर बराबर ये आपका 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है एक लोन पेयर के। तो इसमें कितने हैं कुल, इसमें सर 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो बराबर 3 हो गए। और 3 की कंडीशन में हमारा जो बनता है वो sp2 बनता है। एक S पार्टिसिपेट करता है, 2 P पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। 3 की केस में sp2 और sp2 तुम्हारा ठीक आंसर है। कह रहे हैं H2S2O8 में S की ऑक्सीडेशन नंबर बता दो। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। H2S2O8 H2S2O8 सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जा रही है। तो 2 हाइड्रोजन है, इस यहाँ एक और लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी को पता है एक होता है हाइड्रोजन का। फिर 2 लिखते हैं, सल्फर का पूछा जा रहा है तो यहाँ हम यक्स कर देते हैं। यहाँ 8 किया, ऑक्सीजन का -2 होता, -2 करके 0 कर दिया, सबके बराबर। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 2x बराबर, ये हो गया 16, 16 में से 2 चला गया 14, बराबर 14 के कर दिया मैंने। -14 इधर आता, उधर चला गया तो 14 हो गया। x बराबर 7 आ जाएगा और 7 इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इसके टर्म में आपको कुछ बातें देना चाहता हूँ जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है,
डिक्रीजेज इन ग्रुप, जो ग्रुप होती है ना उसमें डिक्रीज करती है, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। जैसे फ्लोरीन वाली फैमिली उठाना, धीरे धीरे से नेगेटिविटी घटती चली जाएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे जो है धीरे धीरे से कम होती चली जाएंगी। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज इन ग्रुप टॉप टू बॉटम। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये हमारा ग्रुप होता है, ऊपर से नीचे ग्रुप, और जो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स। ठीक है, और पीरियड्स में जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में जाने बढ़ेगी, ग्रुप में जाने पे घटेगी। और 10 हमारे पीरियड है, 18 हमारे ग्रुप है। अब देखो ऑक्सीजन को मैंने उठाया, ये ग्रुप 16 का मेंबर है, ओके। और फ्लोरीन को उठाया, ये ग्रुप 17 का मेंबर है, ठीक। क्लोरीन को उठाया, ये भी 17 का मेंबर है। नाइट्रोजन को उठाया तो ये 15 का है। अब देखो 16-15 वाले तो होने से रहे, बच गया बात फ्लोरीन और क्लोरीन में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे ऐसे बढ़ता है। मैंने बोला ऊपर से नीचे आने की बात हो जाए तो नेगेटिविटी घट जाती है, मतलब सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा। फ्लोरीन मेरा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है। सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस है, द मोस्ट रिएक्टिव इनर्ट गैसेज। तो वो दोस्तों इनर्ट गैस में जिनॉन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और आपके रेडॉन, ये सभी इनर्ट गैसेज हैं। प्रतिचुंबकीय आयन है, डायामैग्नेटिक आयन सीच। अब देखो प्रतिचुंबकीय होते क्या है, प्रतिचुंबकीय को हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्ड रहे। इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर्ड रहते हैं उनको हम डायामैग्नेटिक बोल देते हैं। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स में पूरे की पेयरिंग नहीं होती, जैसे ऐसे है तो ये कुछ ऐसे ही जाएगा, पूरी पेयरिंग यहाँ पर नहीं होती है, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोल देते हैं, अनुचुंबकीय बोल देते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछ रहे डायामैग्नेटिक क्या है। तो चलो जो इसका हम राइट आंसर आपको बताते, बाकी आप सॉल्व करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पर जिंक है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो आपको देखना है उसको ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं जिंक में होता है 30 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2+ कर दिया। 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, बच गया इधर पे 28। अब तुम 28 का निकाल के सॉल्व करना, या फिर कैसे सॉल्व करना आपको बताता हूँ, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन आता है। जिंक का आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो कुछ इस तरीके में आएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। हाँ मुझको पता है 3d10 जो है ये बाद में आएगा, हमको पता है दोस्तों, कोई बात नहीं, आपको समझा रहा हूँ। काउंट करो, 2 4 6 4 10, 2 12, 6 18, 10 28, 2 30 हो गए ना। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 10 28, 2 30, 30 हो गए। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि आउटर मोस्ट को निकाल दो। 4s2 आउटर मोस्ट होता है, इसलिए मैंने बाहर कर दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हुई थी तो यही मैंने निकाल दिया, मेरा 3d10 बच गया। और दोस्तों जब 3d10 बचा तो कह रहा है वही अब तुम भर दो। डी में हम भरेंगे 1 2 3 4, डी में 5 होते, सभी को पता होगा। चलो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी को दे दिया मैंने, और कह रहे हैं 3d10 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 10 फिलअप कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यही जो है हमारा डायामैग्नेटिक शो करेगा। बाकी ऐसे ही पैरामैग्नेटिक भी आपको निकालनी है। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पर लेकर के आते हैं आपको। चलो दोस्तों, Mn2 पॉजिटिव, इसका क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर बताया हमको 25 है। आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनका नंबर हमसे पूछा जा रहा है कितना होगा।
तो देखो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Mn2 पॉजिटिव को। बात समझ में आ रही है? इसको भी उसी तरीके में करना है, तो इसको आप खुद से कर लेंगे दोस्तों। आंसर मैं बताता हूँ, +5 आएगा। अभी मैंने आपको बताया हुआ था 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे प्रोटॉन की खोज करता है, प्रोटॉन की खोज किसने की वो बता दो। तो दोस्तों राइट आंसर रदरफोर्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन पर स्थिर विद्युत आवेश का परिमाण है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है वो बताना है। सभी को पता है, कुछ बताने जैसा नहीं है। 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? पी ऑर्बिटल में कितने रहते हैं वो आपको बतानी है। तो 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये सभी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया और पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में। परमाणु नाभिक के मूल घटक है। परमाणु नाभिक मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस, तो कुछ इस तरह से होता है, फिर ऐसे ऐसे सर्कल बना होता है। सर्कल में इलेक्ट्रॉन रहता है, इधर पे नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते, सी ऑप्शन। स्थिर किस ताप को परम शून्य कहते हैं? विच टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो, ये बतानी है आपको। तो देखो, द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर व्हेन हीट एनर्जी इज एब्सेंट इन अ सब्सटेंस, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। मतलब न्यूनतम संभव तापमान जहाँ किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा अनुपस्थित होती है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। बात समझ में आई? अगर मैं केल्विन की बात कर लूँ तो देखो 0 केल्विन, या इसी को मैं लिख सकता हूँ -273.15 डिग्री सेल्सियस, या तो इसी को और मैं लिख सकता हूँ 0.460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सभी दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होते हैं। तो कंडीशन जो दे रखी है डिग्री सेल्सियस वाली है, तो डिग्री सेल्सियस में ये हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। कह रहे तेल और वसा का क्षारीय जल अपघटन कहलाता है। तेल और वसा का क्षारीय जल अपघटन कहलाता है, क्या कहलाता है? देखेंगे यहाँ पर इंग्लिश में, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट इज कॉल्ड। तो देखो पहली चीज़ तो तुमसे पूछा है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन वो होता है दोस्तों जब एसिड और बेस मिलते हैं, आपके एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बन जाता है? साल्ट बन जाता है, साथ में वाटर बन जाता है। ये अभिक्रिया हमारी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन की। अगर मैं बात कर लूँ एस्टरिफिकेशन की, एस्टरिफिकेशन क्या होता है? जब RCOOH ग्रुप, जिसको कि ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं हम, और उसके बाद ये रिएक्शन करता है एल्कोहल से, एल्कोहल से क्रिया करता है तो क्या बन जाता है मेरा? एस्टर बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। इसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होते हैं? मोनोमर्स जो होते हैं वो साथ में जुड़ करके, एक लार्ज नंबर में जुड़ करके चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हुए फिर पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ये सभी को पता होगा पॉलीमराइजेशन। लेकिन जो ये अभिक्रिया है एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑयल एंड फैट इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। बात समझ में आई? साबुनीकरण इसको हम कहते हैं, इस बात को ध्यान रख के डी ऑप्शन ठीक है। स्टार्च से ग्लूकोज प्राप्त करने में प्रयुक्त एंजाइम है। स्टार्च से ग्लूकोज जब हमको प्राप्त करना होता है तो वहाँ पर दोस्तों एमाइलेज एंजाइम लगता है। क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है वो हमको बताना है। तो देखो रिएक्शन इसके लिए छोटा सा करवाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म विद सिल्वर पाउडर, सिल्वर पाउडर से क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करा दो। CHCl3 ये मेरा क्लोरोफॉर्म है, यहाँ हो जाएगा 6Ag, ठीक है, ये सिल्वर का चूर्ण है आपका, प्लस CHCl3। ये रिएक्शन थोड़ी सी उल्टी सीधी है, समझेंगे।
CH ये ट्रिपल बॉन्ड CH से जुड़ जाएगा प्लस 6AgCl, ये आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब देखो जब ट्रिपल बॉन्ड आ गया जहाँ पे, वहाँ क्या होता है, एक होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हम थर्ड बॉन्ड के लिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन वर्ड यूज करते हैं। आइन किसमें दिख रहा है वही दे के क्लिक कर दो। अरे सर इथाइन दिखा मुझको, चलो इथाइन दिख गया, उसी को क्लिक कर दो क्योंकि यहाँ थर्ड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हुआ है। बात समझ में आ रही है क्या? छोटा सा हिंट देखो, समझने के लिए काफ़ी है। बी ऑप्शन ठीक है। कह रहे हैं एलिफैटिक ईथर का सामान्य सूत्र बता दो क्या होता है। तो मैं बताता हूँ, ये क्या है, CnH2nO। इसको हम एल्डिहाइड्स कह देते हैं, कीटोन्स कह देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन्स। ग्रुप होता है CHO, CnH2n प्लस 2O। इसी को हम क्या कहते हैं, एलिफैटिक ईथर कह देते हैं। इसी को दोस्तों एलिफैटिक ईथर कहते हैं। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, ये क्या है, CnH2n प्लस 1, ये 1 है, O अलग से दिया हुआ है। ये एल्कोहल सीरीज है दोस्तों। और ये नीचे वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर्स। एरोमेटिक आइसोमेराइजेशन में लोग पाए जाते हैं, इसको हम ईथर्स कह देते हैं। बात समझ में आई? चलिए, राउल्ट का नियम संबंधित है। राउल्ट का नियम किससे संबंधित है? तो वाष्प दाब से संबंधित है। ये वाटर वेपर से, वाटर प्रेशर कहाँ गया, वाष्प दाब सी ऑप्शन है, वेपर प्रेशर से ये संबंधित है। अगर तुमसे राउल्ट का रिएक्शन पूछ लिया जाएगा तो क्या बताओगे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट से पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो उसको लिखते हैं P0 बोल लो, P0 बोल लो, माइनस PS बाई P0, ये बराबर होता है N2 बाई N1 प्लस N2 बराबर X2। ये फॉर्मूला है इनका, याद करिए। N1 N2 क्या है यहाँ पर, ये मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ये N1 जो है ये मोल ऑफ सॉल्वेंट है, N2 जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। X2 क्या है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाता है P0, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आई? यहाँ पर वेपर प्रेशर सी ऑप्शन ठीक है। मोलरता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? इन विच यूनिट इज मोलरिटी एक्सप्रेस्ड। मोलरिटी को हम किस में डिनोट कर सकते हैं, ये चीज़ हमसे ये जानना चाहते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ मोलरिटी, ध्यान दीजिएगा, इसको जो लिखते हैं मोल पर किलोग्राम इसमें लिखा जाता है। और मोलैलिटी जो होती है, ये मोलैलिटी का ही बताया क्या, हाँ मोलैलिटी ये होता है मोल पर किलोग्राम में। अगर मैं बात कर लूँ मोलैरिटी की अगर मैं बात कर लूँ, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे मोल पर लीटर में। बात समझ में आ रही? अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात कर लूँ तो नॉर्मेलिटी जो होती है हमारी वो ग्राम पर लीटर, इसमें डिनोट किया जाता है। सभी चीज़ों को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तीनों में से कोई पूछा जा सकता है, सबको याद रखेंगे। फिलहाल में हमसे पूछा था मोलैलिटी को किस में करते हैं, तो मैंने आपको बताया। और ऑप्शंस में मत जाएं, ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गए हैं, ठीक है। मोल पर किलोग्राम ये ठीक आंसर है। CHCl3 में कह रहे हैं कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बता दो। तो देखो CHCl3 कार्बन का पूछ रहे, X कर दो, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 इधर करो, क्लोरीन का 1 होता है, -1 होता है, बराबर 0 कर दो। सॉल्व कर लो, x + 1 - 3 बराबर 0 तो इधर x -2 बराबर 0 आ जाएगा। सामने करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, +2। बात समझ में आई? दूध एक उदाहरण है, तो दूध दोस्तों पायस का उदाहरण, पायस को क्या बोल देते हैं, इमल्सन्स का उदाहरण है, पहले इसको बता चुका हूँ। वर्धक प्रमोटर का कार्य क्या होता है वो बताना है आपको। ये अभिक्रिया की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ा देते हैं, टू इंक्रीज द कैटालिस्ट एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट। ओके, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है,
द फंक्शन ऑफ, वही चीज़ हो गया। क्रायोलाइट किसका अयस्क है वो बताना है आपको। क्रायोलाइट जो है दोस्तों वो एल्यूमिनियम का ओर होता है, ठीक है। कुछ आयरन के बताऊंगा जो पूछे जाते हैं। आयरन के ओर जो है ध्यान दीजिएगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट। बात कर लूँ Cu की, जो ज़रूरी है जो पूछे जाते हैं वही बता रहा हूँ आपको, कैल्कोपाइराइट। लेकिन तुमसे एक इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाएगा Ag का, वो अर्जेंटाइट होता है, लेकिन उसके साथ में गैलेना होता है, इसको ध्यान रखना। गैलेना बहुत बार पूछा गया है, गैलेना जो है वो Ag का ओर होता है। बात यहाँ हमसे पूछा था क्रायोलाइट, तो वो एल्यूमिनियम का होता है। H3PO4 की क्षारकता बता दो, हमसे H3PO4 की बेसिसिटी पूछी जा रही है। चलिए, बेसिसिटी क्या होती है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ बेस, क्षार होने का गुण, न कि अम्ल होने का गुण। यही है जो, उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी के लिए ना सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ड्रा करना नहीं आता तो हम सिखाएंगे, कोई बात नहीं। लिखा हुआ है H3PO4, पी को रखो सेंटर में, उसके बाद वो यहाँ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, यहाँ जोड़ो एक OH और यहाँ जोड़ो एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ जोड़ो एक और OH के साथ, ठीक है। अब देखो मतलब क्या होगा इसमें, ये आपका इससे रिमूव किया जा सकता है बेसिसिटी, ठीक है। ओके, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे 2 OH है दोस्तों और एक H है, तो यहाँ से मेरा बेस बने इसके कोई चांसेस नहीं है। बेसिसिटी का जो गुण है, एक इधर पे है एक इधर पे है, दो ही जगह दो ही कंडीशन में होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो बेसिसिटी आ जाएगा, ये तो अम्ल होने की प्रॉपर्टी दिखा रहा है हाइड्रोजन, OH ग्रुप मेरा बेस होने की प्रॉपर्टी दिखाता है और 2 जगह से दिखा रहा है, तो बेसिसिटी 2 होगी। लेकिन अगर तुमसे ये पूछ ले H3PO4 का नाम क्या होगा, तब क्या बताओगे आप? आर्थोफॉस्फोरस एसिड। बात समझ में आई? तो यहाँ पे +2 ठीक आंसर है। निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे उच्च है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में अभी जस्ट मैं बता के आया हूँ, उस तरह से यहाँ पे एलिमिनेट मेथड से करेंगे तो नाइट्रोजन आंसर में आ जाएगा। कह रहे हैं कि SO4 2 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो जानना चाहते हैं हमसे। तो स्ट्रक्चर के लिए दोस्तों क्या किया जाता है वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए स्ट्रक्चर के लिए, हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने अभी हाइब्रिडाइजेशन करना निकालना आपको बताया, तो इसका निकाल लीजिएगा, मैं बताता हूँ। sp3 आएगा, आप निकाल करके चेक करेंगे। और sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। बात समझ में आई? देखो टेट्राहेड्रल कौन सा है इसमें, तो बी ऑप्शन बोले तो चतुष्फलकी। सल्फर परमाणु के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो देखो सल्फर कह रहे हैं तो सल्फर लिख लो, 16 होता है, सभी को पता होगा। अब इसका अगर मैं लिखने जाऊँ क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 2 4 6 6 4 10 2 12 3p4 ऐसे लिखेंगे। तो जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ns2 np4 ns2 np4। बात समझ में आई? यही 2 आखिर का उठाते हैं। हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता का क्रम हमसे पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता हुआ क्रम पूछ रहे हैं। अभी मैंने बताया नीचे जब ग्रुप में जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, बिल्कुल टॉप पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, इस तरीके में तुम करते चले जाना। तो ये तो मुझे पहले ही ऑप्शन में दिख गया, पहला ही ऑप्शन ठीक है। कह रहे हैं नर्म और सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर निम्न में से क्या बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड थ्रू हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन? ये चीज़ हमसे पूछी जा रही। तो देखो रिएक्शन करके देख लेते क्या दिक्कत है। लिख देते हैं NaOH, कास्टिक सोडा कहते हैं ना,
ओके, फिर इसका क्लोरीन से हमको रिएक्शन कराना है, तो बनेगा मेरा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O बन जाएगा। ये मेरा सोडियम क्लोरेट है। बात समझ में आई? तो यही मेरा फॉर्म हुआ है NaClO3। पूछा जा सकता है कभी, तुमको फार्मूला न दे करके ये नाम दे देगा सोडियम क्लोरेट। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाला, मतलब इन सभी में आपको क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें सबसे ज़्यादा होगी वो आपको बताने की ज़रूरत है। बताएंगे किस में होगी? तो देखिए, सबका मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको बताया है, कैसे करेंगे वो आप कर लेंगे। हम राइट आंसर बताते हैं डायरेक्ट से। ClO2 में करोगे तो क्लोरीन का आएगा +4, इसका करोगे Cl2O का +1, इसमें करोगे तो आएगा +7, इसमें करोगे तो +5। सॉल्व करके देख लेना। तो Cl2O7 ये मेरा ठीक आंसर है। 39 में आते हैं CuZn, जिसका कि 29 होता है। अच्छा सॉरी, Cu, इसका एटॉमिक नंबर 29 बता रहे हैं। किस ब्लॉक में आएगा वो बता दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, जिस ब्लॉक में आ रहा होगा उसी का ये तत्व हो जाएगा। तो यही तरीका है इसका, 60, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 29 लिख लेते हैं ना। इसको अब सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फटाफट से। 1s2 2s2 2p6। अरे आप उसमें करके जाइए, क्या दिक्कत है? क्या बोलते, KLMN में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपको आता हो उसी से करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिर उसके बाद हम 4s में भरते हैं, और ये अंतिम में देखोगे तो D10 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। आउटर मोस्ट ये है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लेकिन ये फिलअप किस में हुआ जा करके? D में, तो ये D ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग द फॉलोइंग आयंस? निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीकारक अपचायक। अच्छा, पूछा क्या है? अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन को निकालता हो और हाइड्रोजन देता हो ना, उसी को हम कह देते हैं क्या? अपचायक। और इसका खुद का जो है ऑक्सीकरण होता है। जो अपचायक होते हैं इनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। कहने को रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आई? चलिए, रिड्यूसिंग एजेंट एक छोटा सा और बताता हूँ किसको कहते हैं। अ केमिकल स्पीशीज दैट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन रेसिपिएंट। बात समझ में आई? जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए बताइएगा, पूछ रहे प्रबल अपचायक। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो है थोड़ा सा लूज है, क्योंकि नेगेटिविटी नीचे जाने पे घटती है, डिक्रीज होती है। तो मेरा आयोडीन ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास थोड़ी सी लंबी लेके जाने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल में आज इतना ही। तो ये थोड़ा डाउन है, कल लेकर के आता हूँ दूसरी क्लास आपके लिए, मॉर्निंग में बिल्कुल 7 बजे सुबह में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।